उसके बाद देखिए यहां पर आपका एक क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। देखिए यहां पर दो चीजें आती हैं, दो केस आते हैं। सबसे पहले एक आता है वर्टिकली और एक आता है हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली आने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज वर्टिकली उड़ रही है या फिर कुछ वर्टिकली जा रही है, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उसके वर्टिकली जाने का मतलब है कि अगर वो अभी इस वाली पोजीशन पर है, अगर वो केस आपका अभी यहां इस वाली पोजीशन पर है और वो वर्टिकली जा रहा है, तो वर्टिकली जाने का मतलब वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो वो वर्टिकली हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका केस अभी यहां पर इस पोजीशन पर है और वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली जाने का मतलब वो 0 डिग्री का केस बनाते हुए बिल्कुल सामने की तरफ जाएगा। तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली समझ आया। वर्टिकली का मतलब है कि वो रिजल्ट आपका बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, और हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि वो रिजल्ट आपका इस तरफ 0 डिग्री का केस बनाते हुए अपना जमीन की तरफ जा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है। हॉरिजॉन्टली उड़ने का मतलब जैसे मान लीजिए वो यहां है तो बिल्कुल सीधा इस तरीके से जा रहा है, या फिर अगर वो अभी यहां है तो बिल्कुल सीधा इस तरीके से जा रहा है। मतलब उसकी हाइट में, जो उसकी हाइट है, या वो हल्का सा भी ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही हल्का सा नीचे, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टली का मतलब समझ आया। तो एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1500 अंडर रूट 3 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब वो जमीन से ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। तो जमीन से जब कोई चीज ऊपर है, जैसे मान लीजिए ये यहां पर एक ग्राउंड है और मैंने कहा कि कोई हवाई जहाज यहां पर इस पोजीशन पर ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली मैं आपको उसकी हाइट बता रहा हूं कि भाई इस वाले हवाई जहाज की इस जमीन से हाइट कितनी है। तो वैसे ही बुक वाले ने कहा हुआ है कि भाई इस वाले हवाई जहाज की जो हाइट है, वो हवाई जहाज जो हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधा उड़ रहा है, वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है, वो 1500 अंडर रूट 3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। और एट एन एलिवेशन, एलिवेशन मतलब जो आपका एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। जब आप मान लीजिए ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो लाइन ऑफ साइट, दो चीजें आती है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक आता है। सबसे पहले एक होता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब आप आंखों से बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ देख रहे हैं। और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और डिप्रेशन मतलब आप ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जब वो हवाई जहाज यहां पर ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना हुआ है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो इसका ये मतलब है कि जब आप जमीन से खड़े होकर उस हवाई जहाज की तरफ ऐसे कुछ देख रहे हैं, तो आपकी जो ये आंखों का ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, वो कितना का बन रहा है? वो 60 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर 15 सेकेंड इट्स एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड बाद उसका जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री पर चेंज हो गया। मतलब हवाई जहाज अभी यहां पर है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, लेकिन 15 सेकेंड जब वो आगे गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पर चेंज हो गया। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो आपको क्या करना है? उस एरोप्लेन की स्पीड को यहां पर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको उसका डायग्राम आना चाहिए। जैसे सबसे पहले यहां मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए ये यहां पर एक ग्राउंड है, इस तरीके से यहां पर मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, ये एक जमीन है। ग्राउंड आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और हवाई जहाज जो है, वो एरोप्लेन जो है वो अभी यहां पर है। अभी मान लीजिए एरोप्लेन यहां पर है। तो जमीन से इस एरोप्लेन की जो हाइट है, मतलब एरोप्लेन अभी जमीन से कितना ऊपर है, तो वो 1500 अंडर रूट 3 मीटर ऊपर है। 1500 अंडर रूट 3 मीटर हवाई जहाज अभी ऊपर है। तो सबसे पहले ही लिखा था कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। मतलब कोई मान लीजिए जैसे मैं ही हूं, मान लीजिए हवाई जहाज यहां इस पोजीशन पर उड़ रहा है, ये यहां पर जमीन है, और मान लीजिए मैं यहां इस पोजीशन पर खड़ा हूं। मान लीजिए मैं यहां पर इस पोजीशन पर खड़ा हूं। तो इस पोजीशन से खड़ा होकर मैं एरोप्लेन को देखूंगा। तो जब मैं एरोप्लेन को इस तरीके से देखूंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का।
एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। उसके बाद कहानी है कि एरोप्लेन 15 सेकेंड हॉरिजॉन्टली उड़ता है। अब इस चीज को समझिएगा, आपके पास दो ऑप्शन है, हवाई जहाज या तो यहां जाएगा, हवाई जहाज या तो यहां जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हवाई जहाज इस तरफ जा रहा है या हवाई जहाज इस तरफ आ रहा है? तो वो आपको ऐसे पता चलेगा कि कुछ देर उड़ने के बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया। जैसे बुक को एक बार और पढ़िए कि आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब 15 सेकेंड उड़ने के बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पर चेंज हो गया। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए अभी यहां पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आपको पता है जो नया 30 डिग्री आया है वो 60 डिग्री से कम होता है। तो कम होने का मतलब आप इस तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आप नीचे की तरफ आएंगे तभी आपका एंगल कम होगा। आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका एंगल ज्यादा होगा। मान लीजिए हवाई जहाज यहां था, यहां से यहां चला गया तो आपका एंगल 30 डिग्री कम हो गया। अगर वो इधर आता तो मान लीजिए वो यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंचने के बाद वो थोड़ा एंगल ज्यादा हो गया, 85 डिग्री मान लो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने के बाद कम हुआ या ज्यादा हुआ? अगर वो कम हुआ तो हवाई जहाज ऐसे गया होगा, मतलब जिस पोजीशन पर आप खड़े हैं उससे दूर ही गया होगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हुआ तो हवाई जहाज वो आपकी तरफ आया होगा। लेकिन इस वाली कहानी में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम हुआ है। कम होने का मतलब अभी अगर एरोप्लेन यहां पर है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली उड़ने के बाद, मतलब बिल्कुल सीधा उड़ने के बाद 15 सेकंड बाद मान लीजिए वो यहां पहुंच गया, तो 15 सेकंड बाद मान लीजिए वो यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंचने के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पर चेंज हो गया। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर चेंज हो गया। तो ये कहानी समझ आई कि सबसे पहले 60 डिग्री था, थोड़ा और आगे गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पर चेंज हो गया। हाइट 1500 अंडर रूट 3 है और टाइम जो लगा उसको यहां से लेकर यहां तक जाने में उसको 15 सेकेंड का टाइम लगा। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है स्पीड, क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है स्पीड। और याद रखिएगा स्पीड आपकी तभी आती है जब आपको दो चीजें पता हो, सबसे पहली डिस्टेंस और सेकंड नंबर पे टाइम। स्पीड अगर आपको निकालनी है किसी भी चीज की तो वो तभी निकाल सकते हैं जब आपको दो चीजें पता हो, फर्स्ट नंबर पे उसका डिस्टेंस और सेकंड नंबर पे उसका टाइम। फिर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके अपनी स्पीड को बता सकते हैं। अब समझिएगा यहां पर ध्यान से, इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या नहीं पता पहले मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा। जैसे मुझे यहां से लेकर यहां तक, मुझे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं इस डिस्टेंस का नाम x दे दूं। मुझे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी नहीं पता, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस का नाम y दे दूं। ये आपको समझ आया? यहां पर अगर हाइट 1500 अंडर रूट 3 है तो यहां पर भी हाइट कितनी होगी? 1500 अंडर रूट 3। अब ध्यान से समझिएगा, स्पीड निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, डिस्टेंस और टाइम। मुझे यहां से लेकर यहां तक का टाइम पता है, यहां से लेकर यहां तक का टाइम पता है, 15 सेकेंड टाइम है यहां से यहां तक का। मतलब वो यहां से जब यहां गया तो 15 सेकेंड का टाइम उसको लगा। ये कहानी समझ आई? मतलब अगर मुझे यहां से यहां तक का टाइम पता है तो यहां से यहां तक किसी तरीके से डिस्टेंस भी पता चल जाए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को इसी के टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकाली जा सकती है। तो मेरा मेन फोकस होगा y निकालने पर। अब आपको यहां पर पता है, सबसे पहले मैं अगर इसका नाम दूं तो a b c, यहां पर d और यहां पर e। तो आप देखिए इन ट्रायंगल a b और e में, इन ट्रायंगल a b और e में, इस वाले ट्रायंगल में आपको दो चीजें पता है। पहला तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे बेस। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan फंक्शन के पास होता है, tan tan tan, जिसको टेंजेंट कहा जाता है, उस फंक्शन के पास होता है। तो मैं यहां पर tan का ही यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ए बी ई में मेरा थीटा कितना है? 60 डिग्री।
तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1500 अंडर रूट 3 और बेस कितना है x। ये आपको समझ आया। अब tan 60 की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ये आ गया 1500 अंडर रूट 3 और डिवाइड बाय x। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, यहां 1 बचा, x की मल्टीप्लाई 1 में करो तो x बन जा x इज इक्वल टू 1500 अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू आ गई 1500 अंडर रूट 3। अब 60 डिग्री वाला काम तो हो गया, अब 30 को पकड़ो। तो जब आप 30 को पकड़ोगे तो फिर कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी, तो फिर से इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी में फिर ध्यान से देखो, एक तो परपेंडिकुलर पता है और ये पूरा का पूरा बेस पता है, क्योंकि अगर थीटा यहां से यहां तक बन रहा है तो ये बेस पूरा का पूरा होगा, सिर्फ वाई नहीं होगा, ये याद रखना। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन फिर किसके पास होता है, tan फंक्शन के पास। तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो रिजल्ट में आ गया tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, हाइट तो सेम है ना क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, तो हाइट है 1500 अंडर रूट 3 अपॉन में बेस कितना है, दोनों यहां से लेकर यहां तक पूरा बेस है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए x भी लेना है और y भी, तो बेस है आपका x प्लस y। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, वहां लिखा हुआ है 1500 रूट 3 और डिवाइड बाय x प्लस वाई। x प्लस वाई की 1 में करोगे तो x प्लस वाई बन जा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करो तो रूट 3 और रूट 3 3 देता है और 3 की मल्टीप्लाई 1500 में 4500 आ गया। अब x की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1500, तो 1500 यहां पर x की वैल्यू, मैं x की जगह 1500 यहां पर पुट कर दूं और प्लस का y इज इक्वल टू 4500, तो प्लस का 1500 उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 4500 में से 1500 गया तो y आपके पास 3000 आ गया। क्या ये कहानी समझ आई? मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है 3000, क्योंकि ये उसकी जो हाइट है, दोबारा देखिए एक बार, उसकी जो हाइट है वो मीटर में है, तो ये जो y और x आए हैं आपके पास वो भी मीटर में आए हुए हैं, तो उसकी जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो आ गई 3000 मीटर। कितनी आ गई 3000 मीटर। इसका मतलब यहां पे जब वो 15 सेकंड की फ्लाइट करता है, मतलब 15 सेकंड वो उड़ता है, तो उसको 3000 मीटर का टाइम लग रहा है। यहां से एक रिलेशन आ गया कि वो 15 सेकंड उड़ने में 3000 मीटर का टाइम ले रहा है, तो ये रिलेशन ना हमारा बहुत काम का है। एक काम करता हूं, क्या रफ करूं, यही करता हूं, चलिए कोशिश करते हैं यहां पर करने की। इसका मतलब वो 15 सेकंड उड़ता है और अपना टाइम लेता है 3000 मीटर। 15 सेकंड उड़ने के बाद 3000 मीटर। अब यहां पे देखिए कहानी, जो हवाई जहाज है वो ऐसे धीरे तो उड़ता नहीं है कि बहुत धीरे धीरे उड़ रहा है। आपके पास ना दो तरीके के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है मीटर पर सेकंड का और सेकंड नंबर का रिलेशन होता है किलोमीटर पर आवर का। मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर या 1 सेकंड में इतना मीटर, ये रिलेशन चलता है, ये यूनिट होती है। तो वैसे हवाई जहाज धीरे धीरे तो उड़ता नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बहुत टाइम लेता है, इस टाइप का टाइम तो कम लेता है बल्कि। तो जो हवाई जहाज का रिलेशन है, एरोप्लेन का रिलेशन है, वो किलोमीटर पर आवर में चलता है। हालांकि अगर आप क्वेश्चन को यहां छोड़ देंगे तो कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि आपने काम कर दिया कि 15 सेकंड में 3000 पर मीटर, इसका 1 सेकंड का निकाल के क्वेश्चन को खत्म कर दो। लेकिन जो हवाई जहाज है वो तेज उड़ रहा है, वो ज्यादा दूर जा रहा है, तो कोशिश करो कि उसको, उसकी यूनिट को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सको, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सको। कहानी को समझना, सबसे पहले यहां इसको पकड़ो, ये मीटर में है। आपको पता है कोई चीज अगर मीटर में है तो उसको किलोमीटर में चेंज करी जा सकती है 1000 से डिवाइड करके। मतलब अगर यहां पर मैं इस 3000 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर ये कि मुझे सेकंड के बारे में पता है, धीरे धीरे आर पे जाना है, घंटे पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले 15 सेकंड है, मैं पहले 60 सेकंड पे जाऊंगा। एक बार समझना ध्यान से,
मैं पहले 60 सेकंड पे जाऊंगा, क्योंकि 60 सेकंड पे जाने के बाद मेरा 1 मिनट हो जाएगा। फिर मैं 60 मिनट पे जाऊंगा और 60 मिनट पे जाने के बाद मेरा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले सोचो 15 सेकंड है, ये इसको कैंसिल करो, यहां पर कितना आ गया, ये 15 सेकंड में रिजल्ट आ गया आपका, 15 सेकंड में रिजल्ट आ गया आपका 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले 15 सेकंड है, 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो 15 में किसकी मल्टीप्लाई करूं ताकि 60 आ जाए, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दूं। अरे भाई कैलकुलेशन है, समझिए एक बार और। अभी 50 सेकंड दिया हुआ है, आपको 60 सेकंड पर जाना है। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट पे जाने के लिए आप 15 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 की। तो दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 4 जा 60 सेकंड आ गया, और यहां 3 4 जा 12 किलोमीटर हो गया। ये कहानी समझ आई। 60 सेकंड को इनडायरेक्टली मैं 1 मिनट भी कह सकता हूं कि भाई 16 सेकंड, 60 सेकंड बोलो या 1 मिनट बोलो, एक ही बात है। अब फिर 1 मिनट का है, फिर 1 घंटे पे जाना है, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 12 की 60 में करोगे, 12 6 जा 72, तो ये आ गया 720 किलोमीटर। अब 60 मिनट बोलो या 1 आवर बोलो, क्वेश्चन में कोई वो तो नहीं होगा, दोनों का एक ही मतलब है। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो स्पीड जो बताई जाती है वो ऐसे बताई जाती है कि भाई आप 720 किलोमीटर जा रहे हैं और टाइम 1 घंटे का ले रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है, उसकी स्पीड है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसी वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो ये आपको समझ आया। ओके, उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एंगल, एक जेट फाइटर है, जेट फाइटर आप समझते हैं जो लड़ाकू जहाज होते हैं वो जेट फाइटर कहा जाता है उनको। तो एक जेट फाइटर है और उस जेट फाइटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए, मान लीजिए कोई जमीन है, कोई ग्राउंड है और ग्राउंड पर कोई पॉइंट है ए, तो उस पॉइंट से उस जहाज का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड उड़ने के बाद, 10 सेकेंड उड़ने के बाद द एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री। 10 सेकेंड उड़ने के बाद जो उसका एंगल है वो कितना चेंज हो गया, वो 30 डिग्री पर चेंज हो गया। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 648 किलोमीटर पर आवर, अगर जो जेट है वो यहां पर 648 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, तो फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। तो आपको बताना है कि वो किस हाइट पर, मतलब वो कौन सी कांस्टेंट हाइट है जहां पर वो उड़ रहा है। उसने कांस्टेंट वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि जब जेट फाइटर अपना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर रहा है तो उसके कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल सीधा उड़ रहा है। सीधा उड़ने का मतलब उसकी हाइट में चेंज नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो अभी यहां पर है तो कुछ समय बाद यहां चला गया या फिर यहां चला गया। वो यहां पर इतनी हाइट पर है तो कुछ समय बाद भी उड़ने के बाद वो इतनी हाइट पर रहेगा। तो कहानी समझ आई। इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि मान लीजिए फिर से हम लोग सेम उसी डायग्राम को फॉलो करेंगे और वैसा ही डायग्राम हमारा ऐसा कुछ बनेगा कि मान लीजिए यहां पर ये एक जमीन है, यहां पर ये एक ग्राउंड है, ये हमारे पास यहां पर मान लीजिए ग्राउंड है और ग्राउंड पर ये एक पॉइंट है, ग्राउंड पर ये एक पॉइंट है ए। और मान लीजिए जो अभी जेट फाइटर है वो यहां पर उड़ रहा है, जेट फाइटर अभी यहां पर उड़ रहा है। तो यहां पर उड़ने के बाद उसका जो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं बिल्कुल सीधा, उसकी हाइट देख लें। सेम वही कहानी है, वो 10 सेकेंड उड़ता है आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड उड़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे चला गया। तो 30 डिग्री पे जाने का मतलब 60 डिग्री से कम हो गया। तो 60 डिग्री से कम होने का मतलब वो आगे गया है और 60 डिग्री से ज्यादा होता तो वो पीछे की तरफ आया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ है, मतलब मान लीजिए वो अभी यहां पर है, कुछ समय बाद उड़ा और यहां पर पहुंच गया। तो यहां पर पहुंचने के बाद जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन,
वो कितने डिग्री का हो गया, वो 30 डिग्री का हो गया। ये कहानी समझ आई? एक बार और समझ लेंगे आप कि अभी मान लीजिए यहां पर ये एक जमीन है, ये एक ग्राउंड है, और आप किसी यहां पर मान लीजिए यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर जेट फाइटर उड़ रहा है। जब मैंने इस अपने जमीन से मतलब जमीन से खड़े खड़े जब मैंने जेट फाइटर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री का बना। और 10 सेकंड उड़ने के बाद 10 सेकंड उड़ने के बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कहां चला गया, 30 डिग्री पे। कहानी समझ आई? तो सेम वही चीज यहां पर है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक जाने में जो उसका टाइम लगा वो 10 सेकंड का लगा। यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले ना ही आपको हाइट दी हुई है, ना ही कोई आपको डिस्टेंस वगैरह कुछ बताई हुई है। बस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज है कि उसकी स्पीड पता है आपको, 648 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार स्पीड को लिखना चाहूंगा। स्पीड है आपके पास 648 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 648 किलोमीटर। तो इसको समझिएगा, 648 किलोमीटर पर आवर का ये मतलब है कि एक घंटे में 1 आवर में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो 648 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। एक घंटे में वो 648 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। अब इस चीज को समझिएगा, मुझे जो यहां पर टाइम पता है वो 10 सेकंड का पता है कि भाई यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का उसको टाइम लगा। और जबकि मुझे जो रियल उसकी स्पीड पता है उसमें टाइम जो आ रहा है उसका वो 1 आवर का आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी तरीके से पहले 1 आवर को चेंज करूंगा 10 सेकंड में। मतलब मैं एक घंटे का जो डिस्टेंस है उसको चेंज करूंगा 10 सेकंड में। अब समझिएगा ध्यान से, क्या मैं इस 1 आवर को 60 मिनट लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? क्योंकि आप 1 आवर बोलिए या आप 60 मिनट बोलिए एक ही बात है। 1 आवर को 60 मिनट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब समझिए, मुझे 10 सेकंड पर आना है। अभी मैं ज्यादा हूं, अभी मैं 1 आवर पे हूं, अभी मैं 1 घंटे पे हूं, मुझे कम की तरफ आना है तो डिवाइड करूंगा। मतलब अगर मैं 60 मिनट को 60 से ही डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, मैं इधर भी 60 से डिवाइड कर दूं, इधर भी 60 से डिवाइड कर दूं, तो 60 से 60 कैंसिल होकर 1 मिनट आ जाएगा। और यहां पर ये रिजल्ट आ गया, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी लिख लेते हैं 648 अपॉन में 60 किलोमीटर। अभी लिख लेते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे। ये समझ आया? तो 1 मिनट में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 648 अपॉन में 60। अब फिर समझिएगा, क्या मैं इस 1 मिनट को 60 सेकंड लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी? क्योंकि आप किसी चीज को 1 मिनट बोलिए या आप उसी चीज को 60 सेकंड बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 मिनट का था 648 अपॉन 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट को आप 60 सेकंड कह सकते हैं। तो 60 सेकंड का आ गया 648 अपॉन में 60 किलोमीटर। ये कहानी आपको समझ आई? अब फिर समझिएगा, 60 सेकंड का आपको दिया हुआ है, चाहिए कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। तो मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूं। भाई यहां पर 60 सेकंड का है और आपको चाहिए 10 सेकंड का, सॉरी 10 से क्यों डिवाइड करोगे, सॉरी 60 सेकंड का आपको दिया हुआ है, 10 सेकंड का आपको चाहिए। तो 60 से 10 पर आना है, 60 से 10 पर आना है। तो आप किस नंबर से डिवाइड करोगे, 6 से। क्योंकि जब आप दोनों तरफ, मतलब यहां भी 60 सेकंड अपॉन 6 और यहां तो चल ही रहा है 648 अपॉन में 60 इंटू 6, जब आप दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देंगे तो 66 से कैंसिल होकर 10 सेकंड आपको दे देगा। तो 10 सेकंड का रिजल्ट आ गया 648 अपॉन में 60 इंटू में 6 किलोमीटर। ये आपको समझ आया? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 का 0, 6 8 जा 48। फिर इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, यहां पर कितना आएगा, ये कैंसिल करेंगे तो इसको पहले 2 से उड़ाते हैं। 2 से उड़ाने का मतलब ये 30 हो गया, और इसको जब 2 से उड़ाएंगे तो ये आएगा 54। उसके बाद एक काम करिए, फिर किससे कैंसिल करें इसको, फिर 2 से कैंसिल करते हैं। तो ये 2 से आ गया आपका 15 और ये आ गया 2 से आपका 27।
फिर यहाँ पर आपके सामने आ गया ये 27 और यहाँ पर आ गया 15। और एक काम करो, इसको फिर 3 से उड़ाओ। 3 से उड़ाने के मतलब ये हो गया 3 9 जा 27 और ये हो गया 3 5 जा 15। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात। आपके पास 10 सेकंड का रिजल्ट आ गया 9/5 किलोमीटर। और याद करिएगा, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक रिलेशन बताया था कि भाई मीटर का रिलेशन सेकंड के साथ चलता है और किलोमीटर का रिलेशन आर के साथ चलता है। तो यहां पर सेकंड दिया हुआ है, यहां पर किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर सेकंड की जरूरत है तो हमें जो वो डिस्टेंस चाहिए या जो हाइट चाहिए, जो भी चीज हो, वो मीटर में चाहिए। तो मीटर में लाने के लिए इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आता है। किलोमीटर में को मीटर में कैसे चेंज करते हो? आप जानते हो कि जो 1 किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा 9/5 इंटू में 1000 और यहां पर मीटर। अब 1000 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 200 आएगा और 9 2 जा 18, मतलब 10 सेकंड में वो कितनी दूर ट्रेवल कर रहा है? वो 1800 मीटर आगे जा रहा है। 10 सेकंड का टाइम ले रहा है और 1800 मीटर आगे जा रहा है। इसका मतलब वो यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितनी है? 1800 किलोमीटर। 1800 मीटर। क्या ये कहानी समझ आई? तो आप देख सकते हैं मुझे स्पीड पता थी और मैंने यहां से लेकर यहां तक उसके डिस्टेंस को बता दिया। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करा 1000 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद बस 1 आवर पता था, किसी तरीके से पहले 1 आवर को 60 मिनट लिखा, फिर 60 मिनट को 60 से डिवाइड करा, 1 मिनट आ गया। फिर 1 मिनट को 60 सेकंड लिखा, फिर 60 को 6 से डिवाइड करा क्योंकि 10 सेकंड का रिजल्ट चाहिए था और बस उसको सॉल्व करा। क्या ये आपको समझ आया? तो यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस पता चल गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं पता, आप इसका नाम x दे दो। और हाइट भी नहीं पता तो हाइट का नाम लेट से y दे दो। इसका पूरा नाम दे दो a, यहां पर b, यहां पर c, यहां पर d और यहां पर e। तो मुझे ये वाली x भी नहीं पता और मुझे ये वाला इसका हाइट यहां पर y भी नहीं पता। अब सबसे पहले इसको पकड़ू tan 60 डिग्री को। भाई tan 60 का मतलब इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी। ध्यान से समझिएगा, इन ट्राइंगल ए ई बी में आपको पता है दो चीजें कौन कौन सी यहां पर। ध्यान से देखिए, सबसे पहले tan 60, tan 60 के सामने वाली साइड आपको पता है परपेंडिकुलर कितनी है? y और बेस कितना है? x। तो आपको पता है कि tan का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। तो जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सबसे पहले इस ए ई बी में थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह y और बेस की जगह x। तो यहां पर आ गया y अपॉन में x। tan 60 का मतलब आपको पता है √3। तो √3 इज इक्वल टू y अपॉन में x आ गया। x को √3 के पास भेजो तो y की वैल्यू आ गई x √3। y की वैल्यू आ गई x √3। अब मैं यहां पर आ जाऊंगा इन ट्राइंगल ए डी और सी में। इन ट्राइंगल ए डी और सी में, एडीसी वाले में फिर से इस थीटा के सामने वाली साइड पता है परपेंडिकुलर और पूरा का पूरा बेस पता है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक बेस है आपका। यहां पर छोटा सा x और यहां पर छोटा सा 1800। तो ये वाला बेस x आएगा और ये वाला 1800, मतलब दोनों आएगा। और दोनों आने का मतलब x प्लस 1800। तो फिर से tan का यूज करूंगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अभी थीटा कितना है? छोटा सा 30 डिग्री। तो ये आ गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका अभी भी y है और जो बेस है वो पूरा x भी और 1800 भी, मतलब x प्लस 1800 है। tan 30 की वैल्यू पता है 1 अपॉन √3 और ये रिजल्ट है y अपॉन में x प्लस 1800। x प्लस 1800 को 1 के पास भेजो तो x प्लस 1800 आ गया। y को √3 के पास भेजो तो y √3 आ गया।
अब आपके पास ऑप्शन है, आप कैसे भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मतलब आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालना है ना, क्वेश्चन वाले ने तो हाइट पूछा है और हाइट का नाम हमने क्या दिया है, वाई दिया है। तो ये तरीका होता है कि आपको जो चीज निकालनी है उसके अपोजिट वाली वैल्यू पुट कर दो। आपको वाई निकालना है, वाई का मतलब हाइट निकालना है, तो उसका उल्टा एक्स पुट कर दो। कहानी समझ आ रही है? अगर आपको वाई निकालना है तो उसका उल्टा एक्स पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो। जैसे देखो यहां से मेरे को अगर कोई सोच सकता है तो थोड़ा सा सोचो, यहां से एक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, या फिर अगर वो हार्ड भी पड़े तो सीधा भी कर दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो सीधा ही करते हैं, छोड़ो वो छोड़ो, सीधा ही करते हैं। आ जाओ, y की वैल्यू क्या है, x√3। इस y को उठा के यहां पुट कर दूं तो ये आ जाएगा x प्लस 1800 इज इक्वल टू एक्स, वाई की जगह आ गया x√3 और पीछे से फिर से √3। √3 आपका 3 हो जाएगा, तो x प्लस 1800 इज इक्वल टू 3x आ गया। उसके बाद यहां करता हूं, प्लस का x उधर जाके माइनस होगा, तो 3x माइनस का x इज इक्वल टू 1800 आ गया। 3x में से x जाएगा, 2x बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू 1800 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास यहां पर 900 आ गई, x की वैल्यू आ गई 900। लेकिन हमें तो y निकालना था, तो इस x को उठाओ दोबारा और यहां पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 900√3। y की वैल्यू आ जाएगी 900√3 और यही आपका यहाँ पर आंसर है, यही यहाँ पर उसकी हाइट है। तो वो अभी जो जेट फाइटर है उसकी हाइट कितनी है, 900√3 मीटर। याद रखना ये हाइट मीटर में है, क्योंकि हमने अपनी स्पीड को मीटर में चेंज कर दिया था। तो क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया? ओके ओके। उसके बाद देखिए सेम ऐसा ही आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। किसी एक एरोप्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से उस एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, इस बार उसका जो टाइम लिया उसने वो 30 सेकेंड का टाइम लिया और द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री, मतलब 30 सेकेंड उड़ने के बाद उसने 30 डिग्री का ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग, अगर वो हवाई जहाज जो है वो कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, जहां पर उसकी कांस्टेंट हाइट है 3000√3 मीटर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो आपको उस एरोप्लेन की स्पीड बतानी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, सेम वैसा ही डायग्राम, समझिएगा। मान लीजिए यहां पर ये एक ग्राउंड है, यहां पर ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है आपके सामने यहां पर, और ग्राउंड पर यहां पर कहीं एक पॉइंट होगा, कहीं यहां पर एक पॉइंट होगा ए, और अभी जो एरोप्लेन है वो यहां पर उड़ रहा है, अभी एरोप्लेन यहां पर है। तो यहां पर जब उड़ रहा है तो इस ग्राउंड पे पॉइंट ए से लेकर, ग्राउंड के पॉइंट ए से लेकर इस एरोप्लेन का अभी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो कुछ इस तरीके से। अब 30 सेकेंड उड़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, तो पहले 60 था फिर 30 हो गया, मतलब हवाई जहाज आगे की तरफ गया होगा। तो यहां से जब वो यहां की तरफ गया तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी उसने टाइम लिया 30 सेकेंड और एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री हो गया। अभी जो हवाई जहाज है वो एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, कांस्टेंट हाइट मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, और उसकी कांस्टेंट हाइट है 3000√3 मीटर, 3000√3 मीटर। तो अगर ये वाली हाइट 3000√3 है तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी, 3000√3 मीटर होगी। अरे भाई अगर ये वाली हाइट 3000√3 है तो ये वाली हाइट भी 3000√3 ही होगी। तो ये समझ आया। आपको उसकी स्पीड बतानी है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि भाई अगर आपको उसकी स्पीड बतानी है तो दो चीजें चाहिए होंगी, पहला डिस्टेंस और सेकंड नंबर पे टाइम। हमें यहां पर टाइम पता है 30 सेकेंड का, बस जरूरत किसकी है, डिस्टेंस की। तो आओ इस पूरे का नाम दो, ABCD और यहां पर E। एक काम करता हूं, इस AB डिस्टेंस का नाम X देता हूं और इस BC डिस्टेंस का नाम यहां पर
y देता हूं। अब मुझे यहां पे इस ईडी का टाइम पता है, तो इस ईडी की डिस्टेंस भी चाहिए। ईडी की डिस्टेंस का मतलब मुझे बीसी की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, रेक्टेंगल बन रहा है, और बीसी की डिस्टेंस कितनी है, y। तो मेरा सारा फोकस किस पे होगा, y पे। अब समझिएगा, सबसे पहले इस वाले एंगल को पकड़ू, 60 डिग्री वाले को। तो आपको पता है कि tan जो थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता है। तो थीटा अभी कितना है, पहले 60 डिग्री का है, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3000 अंडर रूट 3, 3000 अंडर रूट 3, और बेस कितना है, बेस x है। तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3000 अंडर रूट 3 और डिवाइड बाय x। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, यहां 1 बचा, x को 1 के पास भेजो, तो x वन जा x इज इक्वल टू आपका 3000 आ गया, x वन जा x इज इक्वल टू 3000 आ गया। उसके बाद मैं यहां पर इस वाले एंगल को पकड़ूंगा 30 डिग्री को, तो फिर से आपको पता है इन ट्राइंगल ए डी सी में सेम वही कहानी। तो फिर जो tan फंक्शन है, tan थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अब आपका थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3000 अंडर रूट 3 अपॉन में बेस। यहां से यहां तक पूरा एंगल निकाल रहे हो तो बेस भी यहां से यहां तक पूरा होगा, और यहां से यहां तक जाने में आपको दो चीजें मिल रही हैं, फर्स्ट नंबर पे x और सेकंड नंबर पे y। तो आपका जो बेस है वो कितना हो गया, x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3000 अंडर रूट 3 और डिवाइड बाय x प्लस वाई। x प्लस वाई को 1 के पास भेजो तो x प्लस वाई आएगा, रूट 3 को रूट 3 के पास भेजो तो 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3000 में 9000 आ गया। अब उसके बाद x आपको पता है 3000, यहां पुट कर दो, तो 3000 प्लस y इज इक्वल टू 9000 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई 9000 माइनस 3000, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई आपकी 6000। कितनी आ गई y की वैल्यू, 6000। अब उसके बाद आपका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6000 आ गया, और आपको यहां से यहां तक का टाइम भी पता है, मतलब 30 सेकंड के टाइम के लिए वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 6000। 6000 भी मीटर में आया है, क्यों, क्योंकि हाइट भी उसकी मीटर में ही दी हुई थी। तो इसका मतलब 30 सेकंड उड़ने के बाद उसका जो टाइम लगा वो 6000 मीटर का लगा, 6000 मीटर का। हमें हवाई जहाज की स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब हम लोगों को यहाँ पर किलोमीटर और आर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज बहुत दूर जाता है, टाइम भी लेता है। तो एक काम करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना बहुत आसान है, 1000 से डिवाइड कर दो, और यहां पर ये किलोमीटर में चेंज हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो 30 सेकंड उड़ने के बाद, 30 सेकंड उड़ने के बाद वो कितने किलोमीटर आगे गया, वो 6 किलोमीटर आगे गया। उसके बाद दूसरी चीज, ये किलोमीटर में हो गया। अब बस कंडीशन को, जो टाइम है उसको आर में चेंज करना है। तो आर में कैसे चेंज होगा, सबसे पहले 30 सेकंड दिख रहा है, आप इस 30 सेकंड से मिनट पे जाओगे और मिनट से फिर आर पे जाओगे। आपको मान लीजिए 1 मिनट पे जाना है, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड पे जाना है, और 60 सेकंड पर जाने के लिए 30 सेकंड दिया हुआ है, 60 सेकंड पर जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 32 जा हो गया 60 सेकंड, और यहां पर 6 जा हो गया 12 किलोमीटर। 60 सेकंड को इनडायरेक्टली 1 मिनट भी लिख सकते हो, तो 1 मिनट में 12 किलोमीटर वो आगे जाता है। उसके बाद दूसरी कहानी, 1 मिनट हो गया, अब आर पे आ जाओ। आपको पता है आर पे आने के लिए 60 मिनट चाहिए, तो इसमें फिर से दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई, 60 से। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 12 इंटू में 60 किलोमीटर, ये रिजल्ट आ जाएगा। 60 मिनट को इनडायरेक्टली 1 आर भी लिख सकता हूं, और 12 6 जा 720, और ये किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 720 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर।
कितनी स्पीड है? 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया। तो इस वाली वीडियो में हमने क्या करा, अपने टोटल 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा है, जहां पर वो एरोप्लेन वाले क्वेश्चन है, वो हवाई जहाज वाले क्वेश्चन है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है और काफी अच्छे भी लगे। मैं बेसिकली यहाँ पर एक बुक सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि एज ए स्कूल टीचर मेरे पास एक बुक है ए दीक्षित, जो हमारे स्कूल में यहाँ पर लगती है, वो दी जाती है उसको, मतलब उसको पढ़ाया जाता है। तो उसकी बुक के क्वेश्चन थे, मुझे अच्छा लगा, मैंने करवाया यहाँ पर। बाकी आप करिए, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में।